नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। सूरजपुर में अचानक तेज हवाओं के साथ घंटों तक भारी वर्षा हुई। लगातार तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश से आम जनता इस बार जल्दी मानसून आने का अनुमान लगा रही है और इस भीषण गर्मी में वर्षा होने के कारण आम जनता राहत की सांस ले रही है। इस भीषण गर्मी में भारी वर्षा होने से पशु पक्षी और सहित अन्य प्राणियों को भी राहत मिल रही है। अंबिकापुर शहर में बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिले जमीनों को तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा परमिशन देकर रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है, जहां आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पीएमओ से छत्तीसगढ़ सरकार को टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। शिकायत का उनका मामला है, बता दें। देखिए, हमारे सरगुजा ज़िले में श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर पदस्थ हुए थे और ये अपने पदस्थापना के दौरान पुनर्वास विभाग शरणार्थी बंगालियों की भूमि का विक्रय की अनुमति के किसी को भी प्रदान नहीं किए और जब इनका स्थानांतरण अंबिकापुर से कोरबा ज़िले में हुआ तो इन्होंने बैक डेट में जाकर लगभग 21 से 22 परमिशन अनुमति इन्होंने दिया और जो अनुमति दिया इन्होंने किसी को 1 एकड़, किसी को 2.5 एकड़, किसी को 1.5 एकड़, किसी को 29 डिसमिल, 52 डिसमिल, ऐसे कर करके 21 व्यक्तियों को दिया। जो इन्होंने परमिशन दिया उसमें इन्होंने मोटी कमीशन लेकर परमिशन दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जो सामान्य व्यक्ति है जो परमिशन के लिए जिनको वास्तव में ज़रूरी है भूमि क्रय करने का, जो पूरी साल भर की पूंजी लगाकर 10 डिसमिल क्रय करने के लिए लगाता है और परमिशन के लिए लगाता है, उसकी परमिशन नहीं होती है, सालों बीत जाते हैं। हमारे संजीव झा कलेक्टर साहब ने एक ऐसा प्रकरण है, मैं बताऊंगा, कदम मंडल राहुल गर्ग का, जो 11 अप्रैल 2004 को कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत हुआ और 26/5/2022 को परमिशन की अनुमति मिल गई। 1 एकड़ ज़मीन है। इस प्रकरण में जो विक्रेता थे वो कभी यहाँ नहीं आए हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका कोई अधिकार ग्रहीता आके परमिशन करवाया, रजिस्ट्री करवाया। इस ज़मीन में पूरी भूमाफियाओं का संलग्न था। आज करोड़ों रुपए लेकर ये परमिशन दिए हैं और जितनी ज़मीन परमिशन मिली है सब में भूमाफियाओं का संलग्न है। जो छोटे ज़मीन 5 डिसमिल 10 डिसमिल है वो वास्तव में उन लोग का है कि उन लोग का कम है, बाकी लोग में सभी में इन्होंने मोटी रकम लेकर परमिशन दिया है और कोरबा ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने परमिशन दिया, जिसके पूरे दस्तावेजों को मैंने निकाला। दस्तावेज को निकालने के बाद मैंने शिकायत माननीय प्रधानमंत्री को किया। प्रधानमंत्री को करने के बाद यहाँ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में भी किया। करने के उपरांत ही माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा कार्मिक मंत्रालय को भेजा गया। कार्मिक मंत्रालय ने चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन को उक्त पत्र भेजते हुए आईएएस अधिकारी के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया है और उक्त पत्र की कॉपी मुझे मिली है। अब अभी देखना है कि जांच कब हो रही है और जांच में कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसमें माननीय उच्च न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहा हूँ, अगर विधिवत जाँच करके इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं महिलाओं का प्रसव अस्पताल में कराने के लिए कई प्रकार की योजना एवं कई विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें संस्थागत प्रसव को अधिक प्राथमिकता दी गई। प्रसूता महिलाओं को जचकी घर में न कराकर सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्रों या प्रशिक्षित दाई से प्रसव कराने के उपदेश दिए गए, जिसकी भलीभांति निर्देश का पालन प्रसूता महिला एवं परिजन द्वारा किया जाता है, किंतु उनके अधिकार शासन द्वारा दिए जाने वाली 5 टाइम के भोजन का पैसा किस तरह जीवन दीप समिति एवं संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी डॉक्टर द्वारा गमन कर लिया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आपके यहाँ प्रसव हुई थी, आप हॉस्पिटल गए हो, कब गए हो और कब छुट्टी लेकर आए? 10 तारीख से गए हैं सर। 10 तारीख के वापस हम वापस हैं। और रात में वही तुरंत छुट्टी दे दी, बोली थी बच्चा गंदा पानी पी के करके, तो फिर बाद बच्चा जन्म हुई तो फिर बाद खत्म है, बात बताई समझा कि बच्चा खत्म हो गया, गंदा पानी पी के ये सब बात लगाता ही डॉक्टर ने कानून गिरी हमारे साथ में शुरू से अंतिम तक से।
तो एक दस्तावेज मिले हैं हॉस्पिटल से, जिन्हें बताते कि आप वहाँ 3 दिन रुके हो और 3 दिन रहे के बाद में आ है, तो कहाँ तक सही है? नहीं हम 3 बजे आ गए 3 दिन नहीं रुके सर। हाँ। हाँ रात में हम लोग छुट्टी दे दी। तो वहाँ कौन बोली था आप लोग कि आप जा सकते करके? डॉक्टर मन बोली थी। कौन डॉक्टर? मेन डॉक्टर बोली थी? अरे नाम तो याद नहीं सर, आप वो जो डॉक्टर है लेडीज लेडीज से। आपके नाम? हेमंत यादव, ग्राम आदिवाला, पोस्ट आदिवाला। सोनिया यादव। सर, गर्भवती महिलाओं का डाइट चार्ज क्या है और उनको कितना दिन रखना कंपलसरी है? किसी भी शासकीय संस्थाओं में अगर प्रसव के लिए महिला आती है तो 3 दिन उसको रखना होता है और उसका प्रतिदिन डाइट चार्जेस जो है 250 रुपए का है। सर, हमने अभी कुछ संस्थानों में गए, वहाँ पर डिलीवरी जो हुए हैं उन लेडीजों को तत्काल छुट्टी कर दिए हैं और इसमें जानकारी 3 दिन का डाले हैं। तो यदि गलत अनियमितताएं पाई जाती है तो आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा संबंधित? नहीं, 3 दिन रख के उसको उसका जो भी नियमानुसार मेनू के अनुसार खाना वाना खिलाया जाने का नियम है। अगर आप ऐसी हमारी जानकारी में लाएंगे तो उसकी जांच करवाएंगे हम। जो प्रसूता महिलाएं हैं वो बता रहे कि उन्हें तत्काल छुट्टी दे दिया गया है, किसी प्रकार का भोजन नहीं मिला है। हाँ नहीं, ऐसी अगर शिकायत है तो उसकी जांच कराई जाएगी और 3 दिन उसको रखकर नियमित जो नियमानुसार खाना दिए जाने के लिए हम उसको निर्देश। इस वक्त खड़े हैं विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव के ग्राम मूसरा और मूसरा के स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर एक मामला सामने आया है कि महिलाएं जो प्रसूति महिलाएं प्रसव होने के लिए आती हैं उनको 5 बार का नाश्ता और भोजन दिया जाता है। भोजन 5 बार मिलता है, कितनी राशि मिलती है यह बताना संभव नहीं है, लेकिन जब सूचना का अधिकार लगाया जाता है और वहां से दस्तावेज मिलता है, इससे पता चलता है कि महिलाओं को यहां पर 3 दिन रखा गया। इसकी तहकीकात करने के लिए एएनबी न्यूज लगातार जाती रही, हर एक महिलाओं से मिली, उनसे यह जानकारी मिली है कि वो महिलाएं आई रात में है 9 बजे, डिलीवरी हुआ 1 बजे, छुट्टी कर दिया गया 2 बजे। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ना तो उन्हें किसी प्रकार का नाश्ता दिया गया है और ना ही किसी प्रकार का भोजन दिया गया है। 5 बार एक दिन में भोजन देना है, 5 बार के भोजन का पैसा उस तरह से 3 दिन रखना है, 3, 5 या 15 बार का आपका भोजन का पैसा। यहाँ के समिति और यहाँ के अधिकारी दोनों मिली भगत करके किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिए हैं, ये पहला जगह नहीं है। हमारे पास और भी अन्य दस्तावेज हैं जहां से पता चलता है कि लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यही स्थिति है। घोटाले बहुत बड़े बड़े हैं, छोटी घोटाला है लेकिन बड़ी मुद्दा है, क्योंकि इसलिए प्रसव के लिए सुरक्षित स्थान का चयन करने शासन प्रशासन द्वारा लगातार अनेक प्रकार की विज्ञापन जारी किया जाता है, लेकिन उस विज्ञापन का क्या जो धरा का धरा रह जाता है, जिसके लिए जो योजना महिलाओं को मिलना चाहिए उस योजना का लाभ प्रसूति महिलाओं को नहीं मिल पाता। जो अधिकारी और जो यहाँ के समिति ने भ्रष्ट किया है, गबन किए हैं भोजन का पैसा, क्या उनके खिलाफ शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाएगा? मैं एएनबी न्यूज से कामेश्वर प्रसाद साहू, ब्यूरो राजनांदगांव। नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों ने पैदल इंद्रावती नदी पार की। आपको बता दें कि मुठभेड़ स्थल से अब तक 2 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। माओवादियों की इंद्रावती एरिया कमेटी के कैडरों की मौजूदगी के बारे में इनपुट के आधार पर शुरू किया गया ये ऑपरेशन जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। 8 नक्सली मारे गए, एक भी जवान हाथाहाथ नहीं हुआ है। और नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमांत प्रांतों में बस्तर फाइटर, डीआरजी और इनके संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई है। 7 और मतलब आज मिला के 8 नक्सली, वर्दीधारी, हथियारधारी ये मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के शौर्य का परिचय है।
और कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, खरोच भी किसी को नहीं आई है, ये बड़ी बात है। फिर भी सरकार का यही आग्रह है आप नक्सलियों से, माओवादियों से कि आप मुख्यधारा में आएं और आप वार्ता करें, यही हमारा आग्रह है। सोने मकान से लाखों रुपए नकदी सहित सोने चांदी ले उड़े चोर। 1,20,000 नगद सहित 2,50,000 के आसपास के सोने चांदी की चोरी की गई। आपको बता दें कि बच्चे के गुल्लक के पैसे को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। मोहल्ले में लगातार चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जिस घर में चोरी हुई वहां के घर वाले पूरे परिवार के साथ 21 मई को घर से बाहर गए थे। सुबह घर वापस आने के बाद घर का ताला टूटा देखा। शाम को 21 तारीख को यहाँ से बगबुड़वा गया था कुछ काम से अपने मम्मी के यहाँ। फिर वहाँ से वापस मैं 24 तारीख सुबह 8:15 बजे के आसपास आया। जब देखा तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। फिर जैसे हम लोग घर में प्रवेश किए तो देखा तो पहले अपने रूम में जाके देखा तो रूम का दोनों अलमारी टूटा हुआ था। जो भी इसमें मेरा पैसा था 1,20,000 कैश पेमेंट था, 2 तोला सोना था, लगभग 90 तोला के आसपास चांदी था। मेरे बच्चे के गुल्ले में पैसा था 10-12 हज़ार के आसपास। तो उस गुल्ले को लेके किचन में चाकू से काटा गया है। तो फिर दूसरे रूम में गया तो वहाँ का भी अलमारी टूटा हुआ था। और अभी तक सामान मेरे बिस्तर में जो अलमारी से निकाला है वो बिखरा हुआ है। मैं सुबह 9 बजे गया था थाना। फिर जैसे मैं घर आया तो अपने मोहल्ले वाले को फ़ोन किया तो फिर मेरे मोहल्ले वाले सब आए, फिर सबको देखे। फिर मैं 2-3 लोग को लेके गए थाना में कंप्लेंट किए हैं 9 बजे तक। अभी तक समय हो गया लगभग 3 बज गया है, लेकिन अभी तक पुलिस हमारे मौके पर नहीं आया है। तो इसके लिए मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। पुलिस थाना के लिए ऐसी और है, क्योंकि मैं इतना मेरा नुकसान हुआ है लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर नहीं आया हुआ है। तो वो ये पुलिस की गलती है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं भी एक किराए के घर में हूँ। बढ़ाना चाहिए आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि मोहल्ले में कई बार भी चोरी हो चुका है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। लगातार 3 रात से बाहर थी। मंगलवार से गया था शाम को और शुक्रवार को सुबह 8:15 बजे के आसपास आया था। विद्युत ट्रांसफार्मर को भी पंखे का सहारा दिया जा रहा है। मंदसौर में गर्मी का पारा 43 डिग्री पार पहुंच गया है। क्या इंसान क्या जानवर, हर कोई भीषण गर्मी से हलकान है। बता दें कि विद्युत उपकरणों को भी पंखे और कूलर का सहारा देना पड़ रहा है। तस्वीरें मंदसौर की चंबल कॉलोनी स्थित विद्युत वितरण केंद्र की हैं। यहां से करीब आधे शहर को विद्युत सप्लाई दी जाती है। प्रचंड गर्मी के चलते घरों में लगातार पंखे, कूलर और एसी चल रहे हैं। लिहाजा विद्युत वितरण केंद्र पर लगे ट्रांसफार्मरों पर भी जमकर लोड है। लिहाजा विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों को ठंडा रखने के लिए पंखे का सहारा लिया है। तापमान बढ़ने के चलते निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए टेबल फैन लगाए गए हैं, ताकि ट्रांसफार्मर गर्मी से ज्यादा गर्म न हो और शहर में विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे। अभी देखा जा रहा मतलब कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और टेम्परेचर बहुत अधिक जा रहा है, इसलिए इसको रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पंखे लगाए गए, जिससे ऑयल अपना ठंडा रहे और पीटीआर वर्क अच्छे से कर सके। कितने पंखे लगाए गए यहाँ पे? 2 पंखे लगे सर। कितने घंटे चलते हैं ये सर? अभी 24 घंटे ही चल रहे हैं। मतलब 1-2 घंटे इनको रोक दिया जाता है, मतलब बाइंडिंग खराब नहीं हो जाए इनकी, इसलिए 1-2 घंटे बंद रखे जाते हैं, बाकी चल रहे हैं कंटिन्यूसली। क्या फायदा रहेगा भैया? इससे सर फायदा ये रहेगा कि रेडिएटर ठंडे रहेंगे और ऑयल अपना ठंडा रहेगा, इससे जिससे पीटीआर पे कुछ गलत असर नहीं पड़ेगा। यहाँ से कहाँ की सप्लाई होती है? यहाँ से सर सप्लाई तो बहुत सी जगह जा रही है, जैसे अपने राम टेकरी है, भागवत नगर है, इधर मंडी इंडस्ट्री एरिया है, पीछे इधर संजीत नाका है, गीता भवन तक जा रही है, इधर से महाराणा प्रताप तक, हाँ आदि मंदसौर तक जा रही है। क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे आप लोग ने कर रखी है? सुरक्षा सर यही है, अपने चल रहे हैं पीटीआर के लिए सुरक्षा ही है। अर्थिंगों में पानी दिया जा रहा है, रोज घंटे पर रोज दिया जाता है पानी, और पंखे लगा रखे हैं। ग्वालियर राज्य की राजधानी रही उज्जैन का सिंधिया परिवार से आत्मीय रिश्ता है। राजमाता माधवी राजे का अस्थि कलश संस्था राज्य धर्मशाला पहुंचा। गणमान्य नागरिकों और शहरवासियों ने अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर राजमाता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से राजमाता की अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई, जो शहर के देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज
फवारा चौक, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट होते हुए शिप्रा तट पर पहुंची। सिंधिया राज घराने की राजमाता, देश के केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय ज्योतिराज सिंधिया की पूजनी माता जी राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का अस्थि कलश आज उज्जैन आया था और सवेरे शंकराचार्य धर्मशाला के अंदर 8 से 10 के बीच में उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों से उनका अस्थि कलश यात्रा रामघाट पर लाया गया। शहर के कई समाज सेवी संस्थाओं, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, क्योंकि ये निश्चित रूप से सिंधिया राज घराने की राजधानी रही है उज्जैन। यहाँ के लोगों का सिंधिया परिवार से विशेष रूप से लगाव रहा है और आज प्रमुख मार्गों से उनकी अस्थि कलश यात्रा निकालकर रामघाट पर उनका विसर्जन किया गया। उनके परिवार के सम्मानित लोग कलश को लेकर आए थे और आज हम सब ने मिलकर उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और उनका अस्थि विसर्जन किया। आपका नाम? मैं संजय सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।